नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आपको बता दूं दोस्तों, भारत देश के उड़ीसा राज्य की तरफ से ओएसएससी द्वारा यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उड़ीसा राज्य की भारत देश की उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है, जो कि 430 वैकेंसियों पर रिलीज करा गया है। स्टेट गवर्नमेंट में जॉबें होंगी ये सारी। कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी, क्या कुछ बताया गया है नोटिफिकेशन में, सारा कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत देश के उड़ीसा राज्य में जॉब रहेगी। और ये जॉब निकाला जो गया है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाला गया है। मतलब एक ऐसा कमीशन, जैसा आप जानते ही हैं कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पर भी एक एसएससी जो काम करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए करता है, सेम स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके लिए बनाए गए हैं। सपोज अगर बात करें उड़ीसा राज्य में भी ओ एस एस सी नाम से उनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा उसको ऑपरेट करती है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ही उसके अंदर नोटिफिकेशन रिलीज करके रिक्रूटमेंट करती है, जो कि अपने अलग अलग ऑफिस, अगर बात करें उड़ीसा राज्य में जहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अलग अलग ऑफिस हैं, उनके अंदर रिक्रूट करके लोगों को जॉब देने का काम ओ एस एस सी द्वारा करा जाता है, जो कि बेसिकली स्टाफ जो भी उनको ऑफिस में चाहिए। हालांकि अब एक चीज़ और आपको बता दूं, एक आपका अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, वो पब्लिक को देने वाले सर्विस से रिलेटेड वहाँ पर अलग रहती है। तो आप इतना डिफर करके ज़रूर चलें कि हर जॉब ओएसएससी द्वारा नहीं आती है उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के ऑफिस में। यहाँ पर उड़ीसा का खुद का एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, वहाँ पर उनकी जॉब आती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो जॉब रहेगी वो भी गवर्नमेंट होगी, और जो वहाँ आती है दूसरे वाले जगह पर पब्लिक सर्विस कमीशन पर, वो भी गवर्नमेंट होती है। तो इसमें आप डिफरेंस करके चलना। मतलब हर जॉब अगर दी जाएगी उड़ीसा राज्य में, सरकारी जॉबें, तो अगर गवर्नमेंट ऑफिस में दी जा रही है तो वो ओएसएससी के अलावा आपका ओपीएससी भी दे सकता है। ठीक है। बेसिकली ये आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ओएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर 430 वैकेंसी रिलीज करी है। अलग अलग पोस्ट रहेंगे। डिप्लोमा कैंडिडेट्स या क्या क्वालिफिकेशन बता रहे हैं बेसिकली वो बताई जाएगी। एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या सैलरी मिलेगी, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा। बेसिकली एक डाउट जो रहता है हर वैकेंसी की तरह नोटिफिकेशन के टाइम, कि क्या ये हमारे राज्य के लोगों के लिए भी है। सपोज अगर कोई उड़ीसा राज्य का नहीं है और वो किसी दूसरे जगह का है, सपोज वो चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, मेघालय का है, मणिपुर का है, उत्तराखंड का है, तो क्या उसको जॉब मिलेगी क्या ये। तो मैं आपको बताता चलूँगा आगे कि ये ऑल इंडिया है या फिर सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक है। ये सारी जानकारी आपको आगे मिलेंगी। सबसे पहले आप दोस्तों ये देखिए कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दिख रहा है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। हाँ, लिंक मैंने नोटिफिकेशन का दे दिया है लोगों को, सभी को डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे सभी लोग देख सकते हैं। बात करें फॉर्म की, तो फॉर्म आपके 20 दिसंबर से चालू होंगे, यानी कि 20 डेट से आपके फॉर्म एक्टिव रहेंगे ऑनलाइन में। आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा अगर नीचे चलते हैं वेबसाइट पर ही, तो आपको एक चीज़ दिखा दूँ। जैसे आप देखोगे 8 दिसंबर में ग्रुप बी और सी के ये पोस्ट रहेंगे सारे, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ना, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मींस नोटिफिकेशन को कह रहे हैं फॉर कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये एक एग्जाम लेंगे बेसिकली, ऐसे कोई भी आपको कभी भी जॉब नहीं देता, बहुत रेयर केस देखने को मिले हैं ऐसे। बात करें तो यहाँ पर जो जॉब रहेगी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट की रहेगी, जो कि एक कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जाम लेंगे रिक्रूटमेंट कराने के लिए, जॉब देने के लिए, और उसके बाद ही आपको जॉब देंगे। आप व्यू पीडीएफ करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास डाउनलोड हो जाता है अगर आप वेबसाइट से कर रहे हो। नहीं तो आप वीडियो के नीचे से भी इसको देख सकते हो। सबसे पहले आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अगर देखते हो इसमें लिखा है ग्रुप बी और सी के पोस्ट सर्विसेज, जो कि डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। मतलब कि आपके राज्य सरकार, जो आपकी उड़ीसा राज्य की सरकार है करेंटली, तो उनके अलग अलग जो भी विभाग है ना, उनके अंदर ये वैकेंसियाँ हैं। अगर बात करें तो 20 दिसंबर से फॉर्म चालू करा देंगे और 19 जनवरी को इसको क्लोज कर दिया जाएगा। बेसिकली वो विंडो फिर एक्टिव नहीं रहेगी। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर 20 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो। बेसिकली ये है कि
रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी को क्लोज हो रहे हैं और फॉर्म भरने का समय 22 जनवरी को क्लोज होगा 2024 वाले ईयर में। सेम एडिटिंग का, अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर एडिटिंग करना है, सपोज आपसे कोई गलतियाँ हो जाती है फॉर्म में, उसको करेक्ट करना है, तो आप 23 और 24 ऑफ जनवरी में कर सकते हो एडिटिंग। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सिर्फ फॉर्म का समय रह जाता है, और फिर फॉर्म भरो, और उसके बाद जो फॉर्म भरने के बाद जो फॉर्म भरने का समय क्लोज होता है, उसके बाद जो समय रहता है वो बेसिकली एडिटिंग या मॉडिफिकेशन का रहता है। हर कोई नहीं देता ये ऑप्शन, कोई दे रहा है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। बेसिकली कोई गलतियां ना करें स्टार्टिंग में ही, अगर होती हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। हर गलतियों में चेंज नहीं होता, किन किन में होता है वो आप नीचे देख पाएंगे। ऑनलाइन मोड में यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट होगी, कोई भी फिजिकल हार्ड कॉपी सबमिट आपके द्वारा नहीं होगी किसी भी ऑफिस में जाकर। चलिए आगे एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर सभी लोग फॉर्म जो भरेंगे उनके लिए सबसे पहले मैं वैकेंसियों की बात करूँगा कि किस पोस्ट को किस विभाग में कितनी वैकेंसियों पर किस ग्रुप में और क्या सैलरी के साथ वहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको सैलरी में बताता चलता हूँ, और सारी जानकारियाँ जो टेबल में दी गई हैं वो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जूनियर माइनिंग ऑफिसर JMO को लेंगे ये, डायरेक्टोरेट ऑफ माइन एंड जियोलॉजी नाम के डिपार्टमेंट में इनके राज्य में, और इसमें ये 196 लोगों को लेंगे। उसमें से 196 में से 65 लोग जो होंगे वो महिलाएं होंगे, मतलब कि 65 महिलाओं को यहाँ से जॉब मिलेगी जूनियर माइनिंग ऑफिसर की। सभी को समझ आ रहा होगा ये सारी जानकारियाँ। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। सेकंड पोस्ट आपकी है यहाँ पर जूनियर MV1। ये पोस्ट का नाम है बेसिकली, ये माइनिंग, ये MV1 का मतलब यहाँ पर इन्होंने इस पोस्ट का नाम ही ये दिया है जूनियर MV। जूनियर MV इसको बोल रहे हैं, और इसमें ये जो आपको कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कम चेयरमैन और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा कटक में, कटक नाम की जगह है वहाँ पर उड़ीसा राज्य में, उस जगह पर ये वैकेंसी है। 48 वैकेंसीज हैं, और 19 ऐसी महिलाएं होंगी जिसको ये जॉब मिलेगी, और ग्रुप बी में पोस्ट आएगा। सैलरी लेवल 9 रहेगा। अभी किसी को जानना है कि आपकी सैलरी क्या है लेवल 9 में, तो लेवल 9 में 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक है। मतलब आप ये समझ लो कि आपको इनिशियली जॉब मिलते ही ये आपको 35,000 या 36,000 से स्टार्टिंग रहेगी। एक समय पर वो आपको 1,10,000 तक भी जाएगी, जो जिनकी भी लेवल 9 का सैलरी है। हाँ, तो आप इसमें अपना आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आप अगर देखते हो कि OSSC द्वारा अलग अलग लेवल पर क्या सैलरी दी जाती है, आपको वहाँ से पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर लूँ JE जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए इनको, डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में, जिनमें सिर्फ 3 लोगों को लेंगे। ग्रुप बी की वैकेंसी, लेवल 9 सैलरी यानी कि 35-36 हज़ार पर मंथ इनको भी मिलेंगे। सिविल इंजीनियर्स की 24 वैकेंसी हैं जो कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में इनको चाहिए, और UD डिपार्टमेंट में चाहिए। 24 लोग चाहिए, 8 उसमें से महिलाएं चाहिए, बाकी 16 पुरुष हो सकते हैं या दूसरे जेंडर के भी हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर 8 महिलाएं होंगी इसके अंदर। ग्रुप बी में होगा, सैलरी 36,000 रहेगी। ट्रेसर की वैकेंसी, डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग में 10 वैकेंसी, 3 महिलाएं। ग्रुप सी की वैकेंसी लेवल 5 सैलरी रहेगा। अब लेवल 5 का सैलरी मैं आपको बता देता हूँ क्या है यहाँ पर। तो लेवल 5 का सैलरी है यहाँ पर लेवल 5 में सैलरी 20,000 के अप्रोक्स बताई जा रही है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि आपकी जो सैलरी रहेगी लेवल 5 वालों की, वो 21,700 से लेके 70,000 तक रहेगी। मतलब ये है कि लेवल 5 वालों की सैलरी स्टार्टिंगली 22,000 से रहेगी। लेवल 7 वाले अपनी 25 या 26,000 मान सकते हैं, और लेवल 9 वाले अपनी 35-36,000 मान के चले। ये इनिशियल बता रहा हूँ, मैक्सिमम इसमें बहुत रेंज है, आप देख सकते हो इसके लिए पूरी जानकारियाँ। लेबोरेटरी असिस्टेंट इनको चाहिए, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग में 15 लोग चाहिए, 5 महिलाएं लेंगे उसमें से, और सबको लेवल 7 का सैलरी देंगे। तो लेवल 7 का सैलरी आपको बता दिया है मैंने, वही सेम 25,000 रहेगा।
हाँ, इसमें देखिए लेवल के हिसाब से भी, और इसमें आपका लेवल में भी आपको बता दूं ग्रुप भी डिसाइड करते हैं, लेवल और ग्रुप दोनों डिसाइड करते हैं आपका सैलरी। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। ऐसे आगे चलते हैं तो आप देख सकते हो और भी वैकेंसियाँ तो ये सारी दी गई हैं। टोटल अगर आप इसको पूरा करते हो तो ये 430 वैकेंसियाँ टोटल है, आप यहाँ से समझ सकते हो। हाँ, कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से वो अप्लाई कर पाएंगे। सभी लोग, महिला पुरुष सभी लोग फॉर्म भर पाएंगे। विल बी ओनली अगेंस्ट वन ऑफ द पोस्ट कैरिंग एंड कैंडिडेट नीड टू गिव इन ऑप्शन फॉर द पोस्ट सर्विस एंड डिपार्टमेंट। देखिए, अपॉइंटमेंट विल बी ओनली अगेंस्ट वन ऑफ द पोस्ट। अपॉइंट मतलब किसी को जॉब मिलेगी तो एक ही पर मिलेगी, है ना, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। एग्जामिनेशन की जो फीस है, हर हर किसी वर्ग के लोगों को कहा जा रहा है आपको फीस यहाँ नहीं भरनी है फॉर्म की। और अपॉइंटमेंट जो रहेगी रेगुलर बेस पर रहेगी, मतलब कि आपकी एक रेगुलर जॉब होगी। और ये ग्रुप बी और सी जैसे पोस्ट रहेंगे, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट शुड इंश्योर कि वो एलिजिबल हो तभी फॉर्म भरे, अदरवाइज आप फॉर्म भर दें बाद में आपको जॉब ना मिले तो ये एक फॉल्स केस हो जाएगा। अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला की, अगर मान लीजिए ये एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है जो कि नोटिस नंबर 2444 में दिया गया है ओएसएससी का, जो कि 2021 के 2 सितंबर में रिलीज़ करा। उसमें ये बताया गया है कि अगर ओएसएससी अपना रिक्रूटमेंट करती है किसी भी जॉब पर और उसमें अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम लिए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर भी, तो वो एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को यूज़ करके आपके रिजल्ट को बनाते हैं। बेसिकली यहाँ कंप्यूटर में एग्जाम रहेगा, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। हाँ, एडमिशन लेटर कोई भी एट एनी स्टेज शैल बी पोस्ट द्वारा सेंड नहीं होता है। आप अपने ईमेल आईडी और लॉगिन के द्वारा ऑनलाइन ही इसको डाउनलोड करते हैं और फिर उस एडमिट कार्ड को लेकर ही जाते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। एडमिशन लेटर उसी को कहा जाता है बेसिकली कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एडमिट तभी कराते हैं, अपने आप को आपको अंदर तभी आने देते हैं जब आपके पास एडमिशन लेटर या फिर एक एडमिट कार्ड होता है जिसपे ये लिखा होता है कि आपका इस जगह पर इस दिन एग्ज़ाम है इसलिए आप इधर गए हैं। For those eligible or for applying more than one post service, the commission will make the final allotment to post on the best। ठीक है, आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो एंड वंस अ पोस्ट अलॉटेड। देखिए सिंपल एक बात कह रहे हैं, सपोज जो लोग एक से ज़्यादा पोस्ट पर एलिजिबल होना, आप फॉर्म भर सकते हो एक से ज़्यादा पोस्ट पर, लेकिन आपको मिलेगा एक ही जॉब। वो आपको मेरिट के बेस पर मिलेगा कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं उसके बेस पर, और आपका लिस्ट में जिन आपको सपोज मान लीजिए एक से ज़्यादा पोस्ट में आप सभी में क्वालिफाई कर गए, लेकिन मेरिट के बिहाफ पर आपको मिलेगा सिर्फ एक ही पोस्ट। जो भी पोस्ट आपको अलॉट होगा वही आपको लेना है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ मैं ब्रेकअप करके बता देता हूँ। जूनियर माइनिंग ऑफिसर की वैकेंसी 102 थी, टोटल 196 हैं, उसमें से 196, उसमें से आप अगर देखते हो SC ST की भी आप देख सकते हो 102 तो UR वालों को मिलेंगी, और SEBC जो रहेंगी उनके लिए 20 रहेंगी। अगर बात करें दोस्तों ये वैकेंसी आपको किस बेस पर कह रहे हैं कि हम इतने लोगों को ये इतनी वैकेंसियां देंगे, SC वालों को इतनी देंगे, तो ये बेसिकली ये देखते हुए कह रहे हैं इनके इन्होंने जो एक ना स्टेट गवर्नमेंट के ना कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है कि किसके कितने रिजर्वेशन है आपके राज्य में, किस कैटेगरी की जॉब्स के लिए, तो उस बिहाफ पर ये डिसाइड होता है। ये ऐसे रैंडम कभी भी डिसाइड नहीं होता है, ये आपके फिक्स रहता है कि कितने परसेंटेज ऑफ वैकेंसी किसको कितनी जानी है, उसी हिसाब से डिसाइड होती हैं। मैं आपको बता दूं जूनियर MV नाम से जो वैकेंसी है उसको आप देखोगे, ये पोस्ट है बेसिकली, और इसमें आप वैकेंसियाँ समझ सकते हो UR में कितनी, SEBC में कितनी, SC ST में कितनी। तो सभी लोगों को अपनी अपनी वैकेंसियाँ यहाँ से देखने का एक बेहतर मौका है, आप सभी लोग इसके अंदर देख सकते हो। अगर कोई पूछ रहा है कि अगर हम मान लीजिए एक से अब हम ऑलमोस्ट सभी पोस्ट पर एलिजिबल हैं तो हमें कौन से पर अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, आप जूनियर माइनिंग ऑफिसर का पोस्ट लो क्योंकि उसमें वैकेंसी ज़्यादा है, सैलरी सही है और डिपार्टमेंट भी सही रहेगा, और तो आपके चांस जॉब मिलने के वहाँ ज़्यादा होंगे। तो हर तरफ से अपना फ़ायदा देखिए, जिससे कि क्योंकि आपको बेसिकली जॉब लोग करते हैं कि ना कि सिर्फ सैलरी, हमें एक ऐसा पोस्ट भी चाहिए जो कि एक और पोस्टों के कंपैरिजन में एक बढ़िया पोस्ट हो। तो आप समझोगे UR मतलब अनरिजर्व्ड हो जाता है, SEBC मतलब जो लोग सामाजिक तौर पर और एजुकेशनली मीन्स वो पढ़ भी नहीं पाए और इस कारण वो बैकवर्ड क्लासेस में आ रहे हैं तो वो SEBC में आ जाते हैं। SC ST देख लेंगे, महिलाएं भी, जो W लिखा है उसका मतलब महिला है। ठीक है,
नोट में कुछ यहाँ पर पॉइंट आप देखोगे, कैंडिडेट जो ट्रांसजेंडर से आ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वही मैं कह रहा था कि इन्होंने वैकेंसियों को दो तरीके से बताया, एक कहा डब्लू के लिए यानी कि वो महिलाओं के लिए, और दूसरा ये कह रहे हैं महिलाओं को छोड़कर बाकी जेंडर। तो ऐसे तो कोई कहेगा कि महिलाओं को छोड़कर सिर्फ पुरुष बचे, तो ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाले जो बंधु हैं हमारे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी लोग अपना यहाँ से देख सकते हैं कि सभी लोगों को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का। स्पेशल कैटेगरी वैकेंसी रिजर्व फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ओनली। तो यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ वालों को भी वैकेंसियाँ मिलेंगी। मैं आपको बता दूँ, जूनियर माइनिंग ऑफिसर की वैकेंसी डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए है, जिसमें एक्स सर्विसमैन की 6 हैं, स्पोर्टमैन की 2 हैं, और डिसेबिलिटीज़ ये तो अलग हो गई, एक्स सर्विसमैन स्पोर्टमैन अलग हो गए, और डिसेबिलिटीज़ वालों की 8 वैकेंसी, जिसमें से 2 महिलाओं को मिलेंगी जेएमओ की पोस्ट के लिए। ठीक है, आप सभी लोग ये भी देखते हुए चलना कि कौन सी डिसेबिलिटी वाले को कौन सी पोस्ट मिल रही है। सपोज आपका हियरिंग इम्पेयर्ड है विद सुटेबल एड के साथ, या फिर सेवरल फैलेसी लेपोरेसी क्योर्ड ड्वार्फिम्स एसिड अटैक विक्टिम जैसे अगर आप है, तो आपको ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। लेकिन फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल जरूर करें। सपोज आपको सुनना आता हो, बोलना आता हो, या फिर खड़े होना आता हो, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जो लोग इन डिसेबिलिटीज़ में आ रहे हैं, तभी वो पोस्टें, वो जॉबें, वो वैकेंसियाँ आपको मिल रही होंगी। तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ से देख लेना पूरे टेबल को। हम थोड़ा आगे चलते हैं। स्क्राइब अगर किसी कैंडिडेट को मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि डिसेबिलिटीज़ में आ रहा है और वो अपना एग्ज़ाम खुद नहीं कर सकता, तो वो किसी सेकंड पर्सन को अरेंज करके करवा सकता है। उसके लिए क्या क्या पॉइंट है वो आप यहाँ से पूरे नोटिस को पढ़कर देख सकते हो। एलिजिबिलिटी ये रहेगी, भारत का नागरिक होना जरूरी रहेगा, और एक गुड करेक्टर हो, एक ऑफ साउंड हेल्थ, गुड फिजिक्यू हो, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट से वो फ्री हो, बॉडीली इन्फर्मिटी मतलब वो टोटल तरीके से एक हेल्थी और एक स्वस्थ इंसान होना चाहिए, एक गुड करेक्टर होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो फॉर्म भर सकता है। और ऐसे लोग जो मैरिड हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आप एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ आज के समय पर ना रह रहे हो। ये चीज़ें इलीगल मानी जाती हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से। बात करें तो मस्ट बी ऑल्सो, आपको रीड राइट और स्पीक आनी चाहिए उड़िया फ्लुएंटली। सपोज अगर कोई कैंडिडेट उड़िया लैंग्वेज को ना लिख सकता, ना बोल सकता और ना ही पढ़ सकता, तो वो फॉर्म ना भरे, क्योंकि उड़िया लैंग्वेज यहाँ मांगी जा रही है। एंड मस्ट हैव पास्ड, आपका 10th क्लास में उड़िया एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आप दूसरे राज्य में भी अगर पढ़े हैं, ठीक है, आपने उड़िया लैंग्वेज जरूर वहाँ पढ़ा हुआ हो अपने 10th के समय पर, या फिर आपने जो है अपने 7th क्लास में भी पढ़ लिया है, मतलब कि बेसिकली आपने उस उड़िया लैंग्वेज के एग्जाम को पास करा है कहीं ना कहीं अपने स्कूल एजुकेशन में, तो आप सभी लोग इस पर अप्लाई करोगे, ये इन्होंने कह दिया है। अब एक और चीज़ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट की। जेएमओ के लिए ये रहेगी, कैंडिडेट का एटलीस्ट सेकंड क्लास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। एटलीस्ट बोल रहे हैं मतलब कि फर्स्ट क्लास से तो पास होंगे तो आप डेफिनेटली लेंगे जॉब को, लेकिन सेकंड क्लास से भी पास हैं अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट माइनिंग इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलीटेक्निक कोर्सेज से इन इंडिया में, मतलब कोई भी ऐसा पॉलीटेक्निक आपने कोर्स कर लिया है इंडिया से, पॉलीटेक्निक करा है, कोई भी ऐसा कोर्स करा है, उसमें आपने डिप्लोमा करा है बेसिकली इंडिया में कहीं से भी, और एनी अदर सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलीटेक्निक या फिर कोर्सेज से या फिर बोर्ड से, वो कंसीडर करा जाएगा आपका टू द इक्विवेलेंट टू द डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। मतलब ये है आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा हुआ हो, किसी भी जगह से करा है भारत देश में, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो आपका ये एक्सेप्ट होगा। सेम आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास्ड वाले जूनियर एमवी जैसे पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ से देखते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो। हम्म ट्रेसर की पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं, और साथ में आपका विद 2 साल का ट्रेनिंग मांग रहे हैं सिविल ड्राफ्टमैन में अगर आपने करी हुई है और कंप्यूटर चलाना आता है, और ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है वो आपको चलाना आता है, तो बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सभी लोग यहाँ से देख लेना। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी ये बता रहे हैं, तो सभी लोग अपने अपनी यहाँ से क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एज यहाँ पर 21 से 38 के बीच के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो भी इन एज के बीच में आ रहे हैं सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा।
और अगर आप 38+ हैं, तो अगर आप सोशली वीकर बैकवर्ड कास्ट में हैं और SC ST हैं या फिर महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी से, तो आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो 10 ईयर मिलता है। तो सभी लोग अपने अपने रिलैक्सेशन को यहाँ से देख लेना। अब एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ पॉइंट हैं, उनको भी यहाँ से देखते हुए चलना है कि वो लोगों के लिए क्या कंडीशन बता रहे हैं जॉब पे अप्लाई करने के लिए। एग्जाम का पैटर्न बता देता हूँ। पहले एक प्री, फिर मेन और फिर एक सर्टिफिकेट वेरीफाई होंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, और इस तरीके से आपको जॉब मिलेगी। प्री का सिलेबस ये रहेगा, 10th की मैथ आएगी, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, चार्ट ग्राफ टेबल, डेटा सुफिशियंसी और लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस जैसी चीज़ें आएंगी। 150 मार्क्स का पेपर है और 150 ही मिनट की ड्यूरेशन मिलने वाली है। क्वेश्चन पेपर विल बी MCQ टाइप OMR। देखिए क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मतलब MCQ में रहेगा, मतलब कि हर क्वेश्चन के 4 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। और ये OMR पे भी हो सकता है, कंप्यूटर पे भी हो सकता है। मतलब या तो ये कंप्यूटर पे एग्जाम करा देंगे या फिर OMR शीट पर करा देंगे। अब ये इनके हाथ, इनके इनके ऊपर छोड़ रहे हैं, कमीशन वालों के ऊपर, कि ये लोग कैसे कराते हैं। ठीक है, आपको दोनों में से किसी भी मोड में एग्जाम हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी, यानी 1/4% रहेगा। यानी कि 1 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा और उसका नेगेटिव मार्क 0.25 जाएगा। क्वेश्चन का पेपर का जो सिलेबस है प्री का, वो आप यहाँ से देख पा रहे हो। मेंस का सिलेबस आप अगर बात करें, ये अभी तो टॉपिक चल रहे हैं। अगर पेपर सेकंड बात करें मेंस की, तो मेंस में आप देखोगे तो 200 नंबर का पेपर 3 घंटे में होगा। और इसमें टेक्निकल पेपर मीन्स ये हो जाता है मेंस के अंदर, यहाँ पर आपका पेपर आपकी जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन बेस्ड पर रहेगा। बेसिकली अगर कोई यहाँ पर जूनियर माइनिंग ऑफिसर का पोस्ट लेगा, तो उसके उसके अंदर जो सिलेबस आएगा ना, स्टेज सेकंड में मेंस के पेपर में, उसका सिलेबस माइनिंग जूनियर माइनिंग ऑफिसर का ही होगा। स्पेशली जो उसने अपने डिप्लोमा के समय पढ़ा है, उस कैंडिडेट ने उसने अपने क्वालिफिकेशन के दौरान पढ़ा है, उसी के रिगार्डिंग वो सिलेबस दिखेगा उसको। ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करेगा कमीशन टेक्निकल पेपर के लिए, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हो। उसके बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे फिक्स करेगा कमीशन अलग अलग कट ऑफ। और ये भी कह रहे हैं जितनी वैकेंसी इन्होंने बताई है ना, उसकी 1.5 टाइम्स आपकी वैकेंसी लोगों को सिलेक्ट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब मेंस कितने लोग पास करेंगे अगर बात करें तो 430 वैकेंसीज है, तो आप अगर इसका डबल करते हो तो 800 अप्रोक्स आता है, 860। तो आप ये मान लो कि ये 600+ लोगों को यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भेजेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी एक एक से दो 100 या 200 लोगों को हटाकर फिर टोटल मेनली इतने लोगों को ही जॉब देंगे। तो इनका प्रोसेस है, ये किस तरीके से चलाते हैं वो आप यहाँ से देख रहे हो। ये आपको समझ आना चाहिए सारी चीज़ें। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद लोगों को यहाँ से फिर उसके बाद जॉबें मिल रही होंगी। फीस बिल्कुल नहीं है, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया पूरे देश से लोग फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग तभी होगी जिस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। जिस जिस क्वेश्चन में जितने ऑप्शन है उतने ही पार्ट में उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सपोज 4 ऑप्शन है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग। और 3 ऑप्शन है, अगर 10 भी ऑप्शन है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 1/10 नेगेटिव मार्किंग जाएगी। तो ये आप मान सकते हो। अब किस दिन एग्ज़ाम होगा, तो ये इन्होंने बोला है कि प्री का एग्ज़ाम फेबररी मार्च अप्रैल में से कभी भी हो जाएगा। और इसके बाद ही, और मेंस का एग्ज़ाम ये कह रहे हैं कि जैसे अप्रैल में अगर होता है प्री का एग्ज़ाम तो आप जून में मान सकते हो। अगर मार्च, मतलब आप उसमें 1 2 महीने का गैप रख के चलना। ठीक है। ऑप्शन प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट को जो एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है प्रेफरेंस ज़रूर दे कि उसको कौन सा पोस्ट चाहिए। हाँ, जो लोग एक से ज़्यादा पे अप्लाई कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस देना होगा, जिससे कि उनको एक पोस्ट दी जा सके फाइनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाने के बाद। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, और आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डेफ करके भरना होगा। कैंडिडेट जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड मेंस में, कैंडिडेट को यहाँ पर अपने ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, ये सब दिखानी है। NOC देनी है उन लोगों को, फॉर्म में भी देनी है, साथ में वहाँ पर भी देनी है एग्ज़ाम के बाद। NOC
एनओसी वो होती है, सपोज आज के समय पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर कहीं और काम कर रहा है करेंटली, तो वो वहाँ से एनओसी साइन करा के फॉर्म में भी देगा और साथ में कमीशन में भी ओएसएससी को देगा, ये कहते हुए कि हाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं इस जॉब को ले रहा हूँ। तो ये एक एनओसी के दौरान ये प्रूफ होता है, तो ये सब सबको देना है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द, ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। डेफ वाला फॉर्म मतलब एक डिटेल्ड फॉर्म आपसे भरवाया जो जाएगा बाद में जब आपका मेंस हो जाता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। कैंडिडेट अगर फॉल्स, अगर वो फेल होता है डीवी में, तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। सपोज आपके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, वहाँ पे देखा जा रहा है कि आप तो डिप्लोमा करे हुए ही नहीं है और आप कैसे आप इस जॉब पर आ गए, तो वो फिर उनके फॉर्म कैंसिल होंगे। तो ये सब को ध्यान रखना है। एडमिट कार्ड हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही आता है एग्ज़ाम से, तो आप मान लो कि फेबररी स्टार्टिंग में आपको इसका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, अगर फेबररी एंड से एग्ज़ाम शुरू होता है। मेरिट लिस्ट के बेस पर आपको पता लग जाएगा कौन सिलेक्ट हुए कौन नहीं हुए। सपोज एक से ज़्यादा ऐसे लोग रहे जिनके सेम मार्क्स आए, तो इसमें वो देखेंगे कि किसके मार्क्स प्री में ज़्यादा आए, फिर देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ वाइज कौन बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आप वो देखकर वो अपना डिसाइड कर लेंगे कि किसको मेरिट में ऊपर रखना है किसको नहीं, टाई केस वालों के लिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो, ये सब आपको आपसे मांगे जाएंगे एग्ज़ाम के दौरान। आप एग्ज़ाम देने जब जाओ तो कोई भी गैजेट मत ले जाओ, ये क्लियर इन्होंने यहाँ पर दिया है। हाँ, ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्री का एग्ज़ाम तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही है, आपको बताया ही मैंने ये चीज़। ऑब्जेक्टिव मीन्स वहाँ पर एमसीक्यू देने वाले हैं वो, और ये चीज़ रहेगी, सारा आपको पैटर्न बता दिया है। हाँ, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर एक ओएसएससी के वेबसाइट पर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेना, ओटीआर करके होता है। वो बेसिकली ये होता है, आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी की मदद से रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, अपना नाम जेंडर कॉमन से कुछ डिटेल्स डालकर। उसके बाद आप अपना लॉगिन करते हो रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर, अपना पासवर्ड बनाया हुआ है आपने उसको डालकर। फिर अपने फॉर्म में आप अपना फ़ोटो, साइन, कास्ट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट जितने भी आपके क्वालिफिकेशन वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, वो अपलोड होते हैं। एंड में आप सबमिट कर देते हो। यहाँ कोई फ़ीस तो है ही नहीं, तो आप सिंपल फॉर्म जमा कर देना और ऑनलाइन में इसका प्रिंट ज़रूर लेना दोस्तों। एंड में ये आपसे आगे मांगा जाता है। ये इन्होंने अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया है आपको, आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यानी सर्टिफिकेट जब भी आपके वेरीफाई होंगे, तो आप ये सब लेकर जाना जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। सिलेबस की बात करूँ मैं, अगर आप ऊपर देख रहे थे कि 10th की मैथ्स, और फिर आप देख रहे थे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कुछ टॉपिक बताए गए, तो ये सब का यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस अभी तो नहीं है। आप ये मान लो कि ये जनवरी एंड तक आपको मिल रहा होगा, या फिर जनवरी मिड तक फॉर्म के, ये फॉर्म के एंड होने तक सिलेबस डिटेल में हो सकता है कि वो आ जाए। अगर नहीं आता है, बेसिकली नहीं आता है, तो आप ये मानो ये जो टॉपिक्स कह रहे हैं इसको आप 10th 12th लेवल तक का प्रिपेयर करो, अपनी क्वालिफिकेशन लेवल तक का प्रिपेयर कर लो बस। और इसमें कुछ नहीं करना होगा आपको, यही सब रहेगा आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। हमने सिलेबस सारा डिस्कस कर दिया है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, बेनिफिट डेफिनेटली होंगे यहाँ पर सैलरी के अलावा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है आपकी ये। और ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, भारत देश से कहीं का भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। बस जो आपको बताया गया ना वो पॉइंट को सभी लोग ध्यान रखना। और इसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो जो समझ नहीं आता है, मैं आपसे कहूँगा आप कमेंट में उसको बताओ, और इस जानकारी को देश विदेश पूरे दुनिया भर में फैलाएं, स्पेशली भारत देश में एक एक जगह तक फैलाएं। हरियाणा, झारखंड, मेघालय, कर्नाटका और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या कोई भी ऐसी जगह भारत देश में है जहाँ तक भी आप चाहें, लोगों तक फैलाइए इस जानकारी को, क्योंकि ऑल इंडिया जॉब है ये। चलिए, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।